बीरबल और पंडित की 3 उल्टी पहेलियां। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह हंसी मजाक और राजकीय चर्चाओं से भरा हुआ था। अचानक एक नगर के प्रसिद्ध पंडित दरबार में आए। उनका नाम था पंडित झक्काल मिश्र। वे बड़े घमंडी स्वभाव के थे और अपनी बुद्धि पर उन्हें बड़ा गर्व था। वे जहां जाते वहां उल्टी सीधी अजीब पहेलियां पूछकर सबको चकरा देते और फिर ठहाके लगाकर कहते, देखा मेरी बुद्धि के सामने सब पानी भरते हैं। उस दिन भी वे दरबार में आकर बोले, जहां पनाह, मैंने सुना है आपके दरबार के बीरबल बड़े अक्लमंद हैं, लेकिन आज मैं उन्हें 3 ऐसी पहेलियां दूंगा जिनका उत्तर कोई इंसान नहीं दे पाएगा। अगर उन्होंने जवाब न दिया तो मान लीजिएगा कि पंडित झक्काल ही पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े बुद्धिमान हैं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, दरबार में हाजिर है हमारा नवरत्न बीरबल। तुम्हारी 3 उल्टी पहेलियां सुनने को हम भी उत्सुक हैं। बीरबल अपनी जगह से उठे और नम्रता से बोले, जहां पनाह, पंडित जी को अवसर दीजिए ताकि हम सब उनकी बुद्धि की परीक्षा ले सके। पंडित झक्काल ने मूंछों को ताव देते हुए कहा, पहली पहेली सुनो। बताओ, ऐसा कौन सा आदमी है जिसकी टोपी उसके सिर से कभी नहीं उतर सकती? जब तक उसका सिर न कट जाए, दरबारियों में खुसर फुसर शुरू हो गई। एक दरबारी बोला, शायद कोई सैनिक। दूसरा बोला, नहीं, शायद साधु। तीसरा बोला, नहीं जी, शायद कोई जादूगर। लेकिन सब जवाब गलत साबित हुए। पंडित ठहाका मारकर बोला, देखा कोई नहीं बता पाया। अब बीरबल बताएंगे या हार मान लेंगे? बीरबल ने हंसकर उत्तर दिया, पंडित जी, इसका उत्तर है गर्भ में पल रहा बच्चा। उसकी टोपी यानी मां के पेट की परत उसके सिर से तभी हटती है जब वो जन्म लेता है। उससे पहले तो उसका सिर और टोपी दोनों साथ ही रहते हैं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। पंडित झक्काल के चेहरे का रंग उड़ गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, उल्टी पहेली को भी सीधी कर दिया। दूसरी उल्टी पहेली। पंडित ने अगली चाल चली। वो बोला, ठीक है बीरबल, पहली पहेली का जवाब मान लिया। अब सुनो दूसरी पहेली। ऐसी कौन सी चीज है जो बिना मुंह के खाती है और बिना पेट के सब पचा जाती है? दरबारी फिर से सिर खुजाने लगे। कोई बोला, शायद आग। कोई बोला, नदी। कोई बोला, हवा। पंडित गर्व से हंस रहा था। गलत, सब गलत। अब सबकी नजर बीरबल पर थी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, इसका उत्तर है समय। समय बिना मुंह के सब कुछ खा जाता है और बिना पेट के सब पचा भी जाता है। जो चीज समय के पेट में चली गई वो फिर कभी लौटकर नहीं आती। अकबर ने जोर से तालियां बजाई। वाह बीरबल, पंडित की दूसरी उल्टी पहेली का भी बेहतरीन जवाब। दरबार फिर से हंसी और खुशी से गूंज उठा। तीसरी उल्टी पहेली। अब पंडित थोड़ा घबराया, लेकिन उसने आखिरी दाव खेला। वो बोला, ठीक है बीरबल, लेकिन तीसरी पहेली का जवाब तुम्हारे पास कभी नहीं होगा। सुनो, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना काटो उतना ही बढ़ती जाती है? सब हैरान रह गए। एक दरबारी बोला, कपड़ा। दूसरा बोला, रास्ता। तीसरा बोला, गड्ढा। पंडित फिर हंसा, नहीं नहीं, ये सब गलत है। अब बीरबल आगे बढ़े। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, इसका उत्तर है ज्ञान। ज्ञान को जितना बांटो उतना बढ़ता है। जब हम ज्ञान का हिस्सा किसी और को देते हैं तो हमारा ज्ञान कम नहीं होता बल्कि और बढ़ जाता है। यही सच्चाई है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने उत्साहित होकर कहा, बीरबल, तुमने तो सचमुच तीनों उल्टी पहेलियों को पलट कर रख दिया। अब बताओ पंडित जी, आपकी चुनौती कहाँ गई? पंडित झक्काल बुरी तरह सक्का गए। उनका चेहरा लाल हो गया और पसीना टपकने लगा। वे बड़बड़ाए, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, अब मान भी लीजिए कि असली बुद्धिमान हमारे बीरबल ही है। दरबारियों ने ठहाका लगाया। पंडित जी बुरी तरह झेम गए। वह सिर झुकाकर बोले,
जहांपना, मैं मानता हूं कि बीरबल जैसा बुद्धिमान कोई नहीं। बीरबल ने विनम्रता से कहा, पंडित जी, असली बुद्धि वही है जो दूसरों के काम आए और सबके लिए खुशी का कारण बने, न कि घमंड का। इस तरह पंडित की तीनों उल्टी पहेलियों का जवाब बीरबल ने चुटकी बजाकर दे दिया। दरबार में हंसी और ठहाकों का माहौल छा गया। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अपार है। तुमने ये साबित कर दिया कि उल्टी से उल्टी बात भी तुम्हारी समझदारी के सामने सीधी हो जाती है। मोरल, बुद्धि का असली उपयोग दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि उन्हें सही राह दिखाने में है। जितना ज्ञान बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात, घमंड चाहे कितना भी बड़ा हो, सच्ची समझदारी के आगे टिक नहीं सकता। बीरबल और नकली हीरे का खेल। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। मौसम खुशनुमा था और दरबारी आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। तभी महल के दरवाजे पर एक व्यापारी आया। वो बड़ी शान से अंदर दाखिल हुआ। उसकी दाढ़ी मोती जैसी चमक रही थी, कपड़े रेशमी और हाथ में चमचमाते हुए डिब्बे थे। व्यापारी ने सलाम ठोकी और बोला, जहांपना, मैं दूर देशों की यात्रा करके आया हूं और अपने साथ अनमोल हीरे लाया हूं। ये हीरे इतने कीमती हैं कि पूरे हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं होंगे। अगर आप चाहें तो इन्हें शाही खजाने में शामिल कर लीजिए। अकबर की आंखें हीरों की चमक देखकर चौंधिया गई। वाह, कितने सुंदर और जगमगाते हीरे हैं। दरबारी भी कानाफूसी करने लगे। ये तो सचमुच बहुत कीमती लगते हैं। अगर ये खजाने में जुड़ गए तो हमारी शान और बढ़ जाएगी। लेकिन बीरबल चुपचाप हीरों को देख रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। व्यापारी बोला, जहांपना, ये हीरे बिकाऊ नहीं हैं। ये तो सिर्फ आपको भेंट करने आया हूं। लेकिन एक शर्त है, अगर इनकी असली कीमत आप समझ पाए तो इन्हें रखिए, वरना मैं वापस ले जाऊंगा। अकबर ने तुरंत कहा, कीमत समझने की चिंता मत करो। हमारे दरबार में तोले तराजू और जौहरी सब मौजूद है। जौहरी बुलाए गए। उन्होंने हीरों को तोला, देखा, चखा तक और बोले, जहांपना, ये तो अनमोल है। इनकी कीमत लगाना असंभव है। अकबर गर्व से मुस्कुराए। वाह! तो व्यापारी, अब ये हीरे हमारे खजाने का हिस्सा है। लेकिन बीरबल ने वही टोक दिया। जहांपना, जरा ठहरिए। बीरबल ने ध्यान से हीरों को देखा और कहा, जहांपना, ये हीरे जितने चमकदार दिख रहे हैं उतने असली नहीं लगते। मुझे शक है कि ये नकली हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। व्यापारी जोर से हंस पड़ा। हा हा हा, बीरबल, तुम्हें कुछ नहीं आता। जौहरी तक कह रहे हैं कि ये असली है। तुमने बिना देखे ही इन्हें नकली कह दिया। अकबर भी चौंक गए। बीरबल, जौहरी कह रहे हैं ये असली है, तुम अकेले इन्हें नकली बता रहे हो। कहीं इस बार तुम गलत तो नहीं? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपना, असलीन कली की पहचान जौहरी के पास हो सकती है, लेकिन ठग को पहचानने की कला बीरबल के पास होती है। अगर अनुमति दें तो मैं इन हीरों की परीक्षा करूं। अकबर ने हामी भर दी। बीरबल ने आदेश दिया, इन हीरों को तेज धूप में रखो। हीरे धूप में रखे गए। सभी दरबारी चमक देखने लगे। कुछ देर बाद बीरबल ने कहा, अब ध्यान से देखो। असली हीरे की चमक आंखों को चुभती है और सीधी रहती है, लेकिन नकली हीरे की चमक इधर उधर बिखरती है। सचमुच उन हीरों की चमक तिरछी पड़ रही थी। दरबारी हैरान रह गए। अकबर सोच में पड़ गए। बीरबल ने फिर कहा, अब इन्हें पानी से भरे बर्तन में डालो। हीरे पानी में डाले गए। बीरबल ने कहा, असली हीरा पानी में पूरी तरह डूब जाता है और अदृश्य सा हो जाता है, लेकिन नकली हीरा ऊपर ही तैरता है। जैसे ही सबकी नजर गई, कुछ हीरे डूबे ही नहीं, वे ऊपर ही ऊपर तैर रहे थे। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। बीरबल बोले, अब आखिरी परीक्षा। उन्होंने एक हीरा अंगारे पर रखा। कुछ ही देर में वो पिघल कर राख हो गया। बीरबल ने कहा, जहांपना,
असली हीरा कभी आग में नहीं पिघलता, ये सब नकली है। व्यापारी दरअसल एक चालबाज ठग है। अकबर गुस्से से तमतमा उठे। धोखेबाज, तूने हमें धोखा देने की हिम्मत कैसे की? व्यापारी पसीने पसीने होकर गिड़गिड़ाने लगा। महाराज, माफ कर दीजिए, मैं तो बस अपनी चालाकी दिखाना चाहता था। ये हीरे असली नहीं, कांच के बने हैं। मुझे लगा दरबार के लोग इन्हें पहचान नहीं पाएंगे। अकबर गरजे, तूने हमारे दरबार को मूर्ख समझा? बीरबल न होते तो तेरा खेल सफल हो जाता। अब तुझे तेरी करनी की सजा मिलेगी। अकबर ने आदेश दिया कि व्यापारी को जेल में डाल दिया जाए और उसके सारे नकली हीरे सड़क पर फेंक दिए जाए, ताकि लोग देख ले कि धोखेबाज कैसा होता है। लोग उन नकली हीरों को देखकर हंस हंस कर बोले, अरे ये तो कांच के टुकड़े हैं, हम तो दूर से ही समझ गए थे। देखो देखो कैसे दरबार तक आ गया बेईमान। व्यापारी शर्म से सिर झुकाकर जेल में ले जाया गया। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल से कहा, बीरबल, अगर तुम न होते तो हम तो इन नकली हीरों को खजाने में रख लेते और सब हंसते। तुमने हमें बड़ी बेइज्जती से बचा लिया। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, असली और नकली की पहचान सिर्फ हीरो में नहीं, इंसानों में भी करनी पड़ती है। और ठग चाहे कितना ही चालाक क्यों न हो, सच्चाई की धूप, पानी और आग के सामने उसका नकलीपन उजागर हो ही जाता है। कहानी का मोरल, एक, हर चमकती चीज सोना या हीरा नहीं होती। दो, ठगी और दिखावे की उम्र लंबी नहीं होती, सच हमेशा जीतता है। तीन, असली पहचान सतर्कता और समझदारी से ही होती है, अंधी आंखों से नहीं। बीरबल और नकली फरमान का चोर। एक सुबह अकबर का दरबार हमेशा की तरह लगा हुआ था। सूरज की किरणें महल की रंगीन खिड़कियों से छनकर संगमरमर पर पड़ रही थी। दरबारी इधर उधर बातचीत में मशगूल थे। तभी अचानक महल के दरवाजे पर जोर जोर से शोर सुनाई दिया। एक सैनिक भागता हुआ आया और बोला, जहां पनाह, बड़ा अनर्थ हो गया है। राजधानी में अफरातफरी मची हुई है। लोग कह रहे हैं कि बादशाह अकबर ने नया फरमान जारी किया है कि अब हर घर से दुगुना टैक्स वसूला जाएगा। दरबार में खलबली मच गई। एक दरबारी बोला, क्या सचमुच ऐसा फरमान जारी हुआ है? दूसरा बोला, अगर ये सच है तो प्रजा तो बगावत कर देगी। अकबर खुद हैरान रह गए। उन्होंने कहा, हमने तो ऐसा कोई फरमान जारी ही नहीं किया। ये कैसा धोखा है? थोड़ी देर बाद और लोग दौड़ते हुए आए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, शहर की दीवारों पर आपके नाम से फरमान चिपकाए गए हैं। उनमें लिखा है कि हर व्यापारी अपनी आधी कमाई खजाने में जमा करे और हर किसान अपनी उपज का 2/3 दरबार को दे। अकबर क्रोधित हो उठे। ये किसकी नीच हरकत है? किसने हमारे नाम से नकली फरमान जारी करने की जुर्रत की? दरबारियों में कानाफूसी होने लगी। किसी ने कहा, शायद कोई पड़ोसी राज्य का षड्यंत्र है। किसी ने कहा, कदाचित दरबार के भीतर का ही कोई गद्दार है। अकबर ने गुस्से से कहा, किसी भी हालत में इस धोखेबाज को पकड़ना होगा। बीरबल, ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी जाती है। बीरबल ने दरबार से निकलकर सबसे पहले उन फरमानों को देखा। सचमुच कागज पर शाही मुहर जैसी छपी थी और हस्ताक्षर भी अकबर के जैसे ही दिखते थे। लेकिन बीरबल ने कागज को हाथ में लेकर सूंघा और मुस्कुराए। इस स्याही की गंध कुछ अजीब है, दरबार में इस्तेमाल होने वाली स्याही से अलग। उन्होंने पहरेदारों से पूछा, ये फरमान सबसे पहले किसने देखा? एक पहरेदार बोला, हुजूर, ये कागज आधी रात को शहर की दीवारों पर लगे मिले। कुछ लोगों ने देखा कि कोई अजनबी रात में भाग रहा था, लेकिन अंधेरे में पहचान न सके। बीरबल ने सिर हिलाया। ठीक है, अब मुझे शहर के सभी कागज और स्याही बनाने वालों की सूची लाकर दो। सूची आई। बीरबल ने सब दुकानों की जांच की। एक दुकान पर पहुंचते ही उन्हें वही स्याही की खुशबू मिली जो उन नकली फरमान पर थी। बीरबल ने दुकानदार से पूछा, कल रात किसे स्याही बेची थी? दुकानदार पहले हिचकिचाया, फिर बोला, हुजूर,
एक अजनबी आया था। उसने बड़ी मात्रा में स्याही और कुछ खास किस्म का कागज लिया। उसका हुलिया लंबा आदमी था, चेहरा कपड़े से ढका हुआ। बीरबल ने दुकानदार को धन्यवाद दिया और तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, उस इलाके में तलाश शुरू करो, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। 2 दिन की तलाश के बाद सैनिकों ने खबर दी, हुजूर, एक पुरानी हवेली में हमें ढेर सारे कागज और फरमान बनाने के औजार मिले हैं और वहां से भागता हुआ एक आदमी पकड़ा गया है। उसे दरबार में लाया गया। अकबर ने कड़क आवाज में पूछा, बता, तू कौन है और हमारे नाम से नकली फरमान क्यों जारी कर रहा था? वो आदमी कांपते हुए बोला, जहां पनाह, मेरा नाम नसीर है। मैं पहले एक व्यापारी था, लेकिन भारी करों और घाटे के कारण मेरा व्यापार चौपट हो गया। मुझे लगा दरबार ने मेरे साथ नाइंसाफी की है। बदला लेने के लिए मैंने सोचा कि आपके नाम से नकली फरमान जारी करके पूरे राज्य में हड़कंप मचा दूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर गुस्से से तमतमा उठे थे, लेकिन बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, अगर अनुमति हो तो मैं कुछ कहूं। कहो बीरबल। जहां पनाह, नसीर ने अपराध किया है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन इसका कारण सिर्फ उसकी बदले की भावना थी। अगर हम इसे कड़ी सजा देंगे तो लोग डरेंगे जरूर, पर दया और न्याय की मिसाल नहीं बनेगी। क्यों ना हम इसे सजा के साथ साथ सुधारने का मौका दें? अकबर ने भौहें चढ़ाई। क्या मतलब? बीरबल बोले, इसे जेल भेजने के बजाय इसे शाही लेखनालय में रखा जाए। इसे असली फरमान लिखने का काम सौंपा जाए, ताकि इसकी कला अच्छे काम में लगे, लेकिन साथ ही इसे नजरबंद रखा जाए ताकि फिर से धोखेबाजी न कर सके। अकबर कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, बीरबल, तुम्हारी बात में दम है। अपराधी को सुधारना भी उतना ही जरूरी है जितना दंड देना। जब आदेश सुनाया गया तो दरबारियों में खुसर फुसर और हंसी छा गई। एक दरबारी बोला, वाह बीरबल, आपने तो नकली फरमान वाले चोर को असली फरमान लिखने वाला बना दिया। दूसरा बोला, अब अगर कोई फरमान आएगा तो लोग कहेंगे ये असली है, क्योंकि इसे वही चोर लिख रहा है जो पहले नकली लिखता था। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल को सोने की थैली इनाम में दी और कहा, बीरबल, तुमने न केवल अपराधी को पकड़वाया बल्कि उसे सुधारने का रास्ता भी दिखाया। तुम्हारी बुद्धि सचमुच अद्भुत है। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, नकली फरमान की तरह इंसान का गुस्सा और लालच भी नकली होता है। असली ताकत तो सच्चाई और इंसानियत में है। कहानी का मोरल: 1. झूठ और धोखे की उम्र लंबी नहीं होती। 2. असली ताकत बुद्धि और सच्चाई में है, न कि चालाकी में। 3. बीरबल और अपराधी को सिर्फ दंड देना ही समाधान नहीं, अकबर के दरबार में बल्कि उसे सुधारने का मौका देना भी न्याय का पंडित आया करते थे। 4. कोई अपनी कविता सुनाता है कागज पर, कोई अपनी शास्त्रीय विद्या का बखान करता, सच्चाई के सामने उजागर हो ही जाता है। एक दिन दरबार में एक विशेष मेहमान आया, पंडित सुधाकर। पंडित सुधाकर दूर दूर तक विद्या सागर कहलाते थे। उनके पास इतने ग्रंथ थे कि लोग कहते थे, जो ज्ञान पूरी दुनिया में है वो सब पंडित सुधाकर की किताबों में है। पंडित जब दरबार पहुंचे तो अपने साथ एक मोटी चमड़े से बंधी किताब लाए। उन्होंने अकबर को प्रणाम कर कहा, जहां पनाह, ये किताब साधारण नहीं है, ये मूर्खता की किताब है। अकबर चौंक गए। मूर्खता की किताब? इसका मतलब क्या हुआ? पंडित ने गर्व से कहा, जहां पनाह, इसमें दुनिया की सारी मूर्खताओं का संकलन है। किसने, कब, कैसी मूर्खता की, सब इसमें लिखा है। ऐसा ग्रंथ और कहीं नहीं मिलेगा। दरबारियों ने ताली बजाई और कहा, वाह, सचमुच महान रचना है। लेकिन बीरबल चुपचाप मुस्कुराते रहे। अकबर ने उत्सुक होकर किताब को उठाया। उसमें सचमुच अलग अलग घटनाएं लिखी थी। कहीं कोई राजा मूर्खतापूर्ण युद्ध छेड़ बैठा, कहीं कोई व्यापारी लालच में सब गवा बैठा, कहीं कोई दरबारी झूठ बोलकर अपमानित हो गया। अकबर ने किताब कुछ देर पढ़ी और बोले, वाह,
पंडित जी, आपने तो अनोखा काम किया है। अब हमें दुनिया की सारी मूर्खताओं का ज्ञान हो जाएगा। पंडित गर्व से बोले, जहांपनाह, अब तो सब मुझे विद्वानों का शिरोमणि कहेंगे। सारे दरबारी उनकी तारीफ करने लगे। लेकिन तभी अकबर की नजर बीरबल पर गई। बीरबल अब भी मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या तुम्हें भी ये किताब मजेदार लगी? बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, किताब तो ठीक है, लेकिन असली मूर्खता तो अभी बाकी है। दरबार सन्नाटे में डूब गया। पंडित तमतमाकर बोले, क्या कहना चाहते हो? बीरबल, क्या तुम मेरी किताब को झूठा बता रहे हो? बीरबल शांति से बोले, नहीं पंडित जी, किताब झूठी नहीं है, परंतु इसमें एक बहुत बड़ी कमी है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, कमी? कैसी कमी? बीरबल बोले, जहांपनाह, किताब में सबकी मूर्खता का वर्णन है, लेकिन इसे लिखने वाले पंडित सुधाकर की अपनी मूर्खता इसमें नहीं है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। पंडित का चेहरा लाल हो गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, ये तो सच है। अगर मूर्खता की किताब है तो लेखक की मूर्खता भी उसमें होनी चाहिए। पंडित बुरी तरह झेम गए। लेकिन मैं मूर्ख कैसे हुआ? बीरबल ने हंसते हुए कहा, पंडित जी, मूर्ख वही कहलाता है जो अपने काम को पूरा न करे। आपने दावा किया कि यह किताब सारी मूर्खताओं का संग्रह है, लेकिन सबसे बड़ी मूर्खता, अपनी मूर्खता, आप भूल गए। यही आपकी गलती है। दरबार एक बार फिर ठहाकों से गूंज उठा। पंडित सक्का गए। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, ये बीरबल तो हमेशा मजाक बना देता है। मैं विद्वान हूं, मूर्ख नहीं। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, पंडित जी, अगर आप सचमुच विद्वान होते तो अपनी गलती मान लेते। जो गलती को मानने से डरता है वही असली मूर्ख है। अकबर मुस्कुराए और आदेश दिया, पंडित सुधाकर, अपनी किताब में अभी एक नया अध्याय जोड़ो, सबसे बड़ी मूर्खता, लेखक की अपनी गलती। तभी ये किताब पूरी कहलाएगी। पंडित को मजबूरी में मानना पड़ा। उन्होंने झेमते हुए किताब खोली और लिखा, सबसे बड़ी मूर्खता है यह सोचना कि मैं कभी मूर्ख नहीं हो सकता। अब दरबार हंसी से गूंज उठा। एक दरबारी बोला, वाह बीरबल, आपने तो मूर्खता की किताब को सचमुच पूरा कर दिया। दूसरा बोला, अब यह किताब इतिहास में दर्ज होगी और लेखक की मूर्खता भी उसी में चमकेगी। पंडित सुधाकर का घमंड टूट गया। वे बीरबल के पैरों में गिरकर बोले, क्षमा कीजिए बीरबल, आपने सही कहा। असली विद्वान वही है जो अपनी भूल स्वीकार करे। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का जवाब नहीं। तुमने न केवल पंडित का घमंड तोड़ा, बल्कि हमें भी यह सिखाया कि मूर्खता किसी से भी हो सकती है। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और दरबार खत्म किया। कहानी का मोरल: 1. घमंड सबसे बड़ी मूर्खता है। 2. असली विद्वान वही है जो अपनी गलती स्वीकार करे। 3. मूर्खता की पहचान करना आसान है, लेकिन अपनी मूर्खता मानना ही असली बुद्धिमानी है। 4. बीरबल की तरह हंसी मजाक में भी सच्चाई कह देना सबसे बड़ी कला है। बीरबल और आधे चोर की गवाही। अकबर के दरबार में उस दिन बड़ा शोर शराबा था। दरबार ने एक आदमी को पकड़ कर लाया था। उसकी शक्ल सूरत साधारण थी, कपड़े फटे पुराने और चेहरा डरा हुआ। दरबार ने घोषणा की, जहांपनाह, यह आदमी चोरी करते पकड़ा गया है। अकबर ने भौहें चढ़ाकर पूछा, चोरी किसकी? दरबान बोला, जहांपनाह, यह महाजन हरिराम के घर में घुसा और अनाज व चांदी चुराने लगा। तभी पकड़ लिया गया। महाजन ने भी गवाही दी, हुजूर, मैंने इसे अपने घर में रंगे हाथों पकड़ा। अगर दरबारी न आते तो ये सब लूट कर भाग जाता। अकबर ने आरोपी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो डरते डरते बोला, हुजूर, मेरा नाम माधव है। क्या तुमने चोरी की? माधव झट से बोला, जहांपनाह, मैं पूरा चोर नहीं हूं, आधा ही चोर हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक सब दरबारी हंस पड़े। आधा चोर,
अकबर ने हैरानी से पूछा, आधा चोर, इसका मतलब क्या हुआ? माधव घबराकर बोला, हुजूर, सच तो यह है कि मैं पूरी चोरी नहीं कर पाया। मैं घर में घुसा तो था, पर अनाज की बोरी बहुत भारी थी। मैं उसे उठा ही नहीं पाया और चांदी के बर्तन भी आधे ही उठा पाया था। तब तक लोग आ गए और मैंने सब छोड़ दिया। इसीलिए मैं आधा चोर हूं, पूरा नहीं। दरबारी ठहाकों से लोटपोट हो गए। कोई बोला, वाह, चोरी भी आधी पौनी होती है क्या? दूसरा बोला, अगली बार शायद कोई कहेगा कि मैं तिहाई चोर हूं। लेकिन अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, यह मामला आसान नहीं। अगर कोई आदमी अपराध करता है तो वो आधा हो या पूरा, अपराध तो अपराध ही है। लेकिन इस आदमी की दलील सुनने में मजेदार है। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखा। कहो बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? क्या ये सचमुच आधा चोर है? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, इसकी बात में कुछ अजीब जरूर है, पर हमें जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्यों न हम इसकी आधी चोरी की पूरी गवाही दरबार में ही सुने। अकबर बोले, ठीक है, आज दरबार में मजेदार मुकदमा चलेगा। चलो बीरबल, तुम ही इसकी सुनवाई करो। बीरबल ने गवाहों को बुलवाया। पहले महाजन आया। उसने कहा, हुजूर, ये मेरे घर से बर्तन और अनाज उठाने लगा था, तभी हमने इसे पकड़ लिया। बीरबल ने पूछा, क्या इसने तुम्हारे घर से कुछ बाहर ले जाने में सफलता पाई? महाजन बोला, नहीं, ये कुछ भी बाहर नहीं ले जा सका। बीरबल ने हंसते हुए कहा, तो फिर ये चोरी आधी भी नहीं हुई, पूरी अधूरी रह गई। माधव ने तुरंत कहा, देखा हुजूर, मैंने तो कहा था मैं पूरा चोर नहीं हूं। अब दरबारियों में बहस छिड़ गई। कोई बोला, अगर इसने सामान घर से बाहर नहीं निकाला तो ये चोर ही नहीं। दूसरा बोला, पर चोरी का इरादा तो था, यही काफी है। तीसरा बोला, इसे आधा नहीं, पूरा चोर मानना चाहिए। अकबर भी सोच में पड़ गए। बीरबल, अब तुम ही कुछ कहो। बीरबल ने थोड़ी देर सोचकर कहा, जहांपनाह, यह सच है कि माधव ने चोरी का इरादा किया और घर में घुसा, लेकिन यह भी सच है कि वो चोरी पूरी नहीं कर पाया। अब सवाल यह है कि इसे क्या सजा दी जाए। बीरबल आगे बोले, अगर ये आधा चोर है तो इसे आधी ही सजा मिलनी चाहिए। अकबर चौंके। आधी सजा? वो कैसे? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, इसे न पूरी तरह जेल में डाला जाए और न पूरी तरह छोड़ा जाए। इसे आधे दिन जेल में रखा जाए और आधे दिन इसे शहर की सफाई का काम करना होगा। दरबार हंसी से गूंज उठा। माधव को वही सजा दी गई। सुबह से दोपहर तक वो जेल की कोठरी में बैठता और शाम से रात तक नगर की नालियां साफ करता। कुछ ही दिनों में उसकी हालत खराब हो गई। वो रोते रोते बोला, महाराज, मुझसे गलती हो गई। मैं अब से न आधा चोर रहूंगा, न पूरा। मुझे माफ कर दो। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारा फैसला बड़ा अजीब था, पर मजेदार भी। आधा चोर और आधी सजा, ये तो इतिहास में दर्ज होगा। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, अपराध चाहे आधा हो या पूरा, उससे बचना ही सबसे बड़ी अक्लमंदी है। परंतु जब कोई खुद को आधा चोर मान ले तो उसे आधी सजा देकर उसकी मूर्खता का इलाज करना ही सही है। कहानी का मोरल: 1. अपराध छोटा बड़ा नहीं होता, अपराध अपराध ही है। 2. इरादे से भी इंसान का मूल्यांकन होता है। अगर इरादा गलत है तो परिणाम भी गलत होगा। 3. बीरबल की तरह बुद्धिमानी यही है कि अपराधी को केवल सजा नहीं बल्कि शिक्षा भी दी जाए। 4. मूर्खता चाहे आधी हो या पूरी, हंसी का कारण जरूर बनती है, पर असली अक्ल यही है कि हम उससे सीखें और सुधर जाए। बीरबल और सोने के सिक्कों की रहस्यमयी चोरी। अकबर के महल में उस दिन अफरातफरी मची हुई थी। शाही खजाने के कोषाध्यक्ष ने दरबार में घबराते हुए आकर ऐलान किया, जहांपनाह, बड़ी आफत हो गई है। खजाने के कमरे से 100 सोने के सिक्के गायब हो गए हैं।
पूरा दरबार सन्न रह गया। सोने के सिक्कों की चोरी महल के भीतर से होना असाधारण बात थी। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने दहाड़ कर कहा, यह कैसे हो सकता है? खजाना कड़ी पहरेदारी में रहता है, कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी है। चोर को पकड़कर लाना ही होगा, वरना सबकी गर्दन जाएगी। दरबारियों ने इधर उधर शक की नजरें डाली। हर कोई डर गया कि कहीं गलती से उस पर इल्जाम न लग जाए। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा। कहो बीरबल, तुम ही इस रहस्य का भेद खोलो। हमें सोने के सिक्के चाहिए और चोर भी पकड़ना है। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुकाया। जहांपना, चिंता मत कीजिए, ये काम आसान नहीं पर असंभव भी नहीं। सबसे पहले बीरबल ने कोषाध्यक्ष को बुलवाया। बताओ, सिक्के गायब कब हुए? कोषाध्यक्ष बोला, हुजूर, कल रात गिनती की थी, सब सिक्के पूरे थे। आज सुबह ताले खोलकर देखा तो 100 सिक्के कम थे। बीरबल ने ताले की जांच की। ताले में जबरदस्ती तोड़ने का कोई निशान नहीं था। इसका मतलब था कि चाबी से ही ताला खोला गया। बीरबल ने सोचा, चाबी तो केवल कोषाध्यक्ष और उसके 2 सहायकों के पास होती है, तो चोरी किसी अंदर के आदमी ने ही की है। पहले सहायक को बुलाया गया। उसके कपड़े मैले थे और चेहरा घबराया हुआ। बीरबल ने पूछा, रात तुम कहां थे? वो बोला, हुजूर, मैं तो अपने कमरे में सो रहा था। कोई गवाह? वो चुप हो गया। बीरबल को उस पर शक हुआ। दूसरे सहायक को बुलाया गया। वो बड़ा आत्मविश्वास से बोला, हुजूर, मैं तो सारी रात पहरेदारों के साथ था, उनसे पूछ लीजिए। पहरेदारों ने उसकी बात की पुष्टि की। बीरबल ने सोचा, तो असली गड़बड़ पहले वाले सहायक में है, पर जल्दी निष्कर्ष निकालना मूर्खता होगी। बीरबल ने चारों संदिग्धों को, कोषाध्यक्ष और दोनों सहायक व एक सफाई कर्मी, बुलाकर कहा, आज रात चोर अपने आप सामने आएगा। मैं ऐसी तरकीब लगाऊंगा कि सच छिप नहीं सकेगा। दरबारियों की जिज्ञासा बढ़ गई। बीरबल ने गांव से एक गधा मंगवाया और उसे खजाने के कमरे के बाहर खड़ा कर दिया। फिर सब संदिग्धों से कहा, इस गधे के कान में जाकर सच सच बोलो। अगर तुमने चोरी की होगी तो गधा आवाज निकाल देगा, अगर नहीं की तो वो चुप रहेगा। सब हैरान रह गए। दरबारियों में कानाफूसी होने लगी। क्या गधा भी सच बता सकता है? बीरबल की चाल जरूर है। एक एक करके चारों आदमी गधे के कान में जाकर कुछ बुदबुदाए और लौट आए। गधा पूरे समय चुप रहा। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, ये तो किसी के खिलाफ नहीं बोला। बीरबल मुस्कुराए, जहांपना, असली गवाही अभी आनी बाकी है। बीरबल ने सबको हाथ खोलने को कहा। चारों के हाथ सूंघे। तीनों के हाथों से तेज तेल की गंध आ रही थी, पर पहले सहायक के हाथों से नहीं। अकबर ने पूछा, यह कैसा जादू है? बीरबल ने समझाया, जहांपना, मैंने गधे की पूंछ पर सरसों का तेल लगवा दिया था। मैंने कहा था कि गधा बोलेगा। सच तो यह था कि मैंने गधे से कोई चमत्कार नहीं करवाया। असली जांच ये थी कि कौन उसके कान छूने गया और कौन नहीं। ईमानदार लोग बिना डरे गधे के पास गए और उसके कान छुआए, इसलिए उनके हाथ में तेल की गंध आ गई। लेकिन असली चोर डर गया कि कहीं गधा सचमुच बोल न दे, इसलिए उसने गधे को छुआ ही नहीं। इसीलिए उसके हाथ साफ है। सभी ने देखा, पहले सहायक के हाथों में तेल की गंध बिल्कुल नहीं थी। अकबर गरज पड़े, तो यही चोर है। सहायक रोते हुए बोला, हुजूर, मुझसे गलती हो गई। मैंने ही लालच में आकर सिक्के चुराए, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। बीरबल ने सख्त स्वर में कहा, जहांपना, इसे माफ नहीं करना चाहिए। चोरी करने वाला अगर बच निकला तो औरों का हौसला बढ़ेगा। सहायक को सजा दी गई और सिक्के उसके कमरे से बरामद हो गए। अकबर ने चैन की सांस ली। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारा दिमाग वाकई कमाल का है। तुमने गधे को गवाही दिलवाई और चोर को पकड़ लिया। अब से तुम्हें केवल मंत्री ही नहीं, बल्कि दरबार का जासूस ए आजम भी कहना चाहिए।
पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। कहानी का मोरल: 1. असली अपराधी अपने डर से ही पकड़ा जाता है। 2. झूठ बोलने वाला व्यक्ति हमेशा किसी न किसी जगह गलती कर ही बैठता है। 3. समस्या का हल पाने के लिए बुद्धि और धैर्य सबसे बड़े हथियार है। 4. ईमानदारी का जीवन ही सबसे बड़ी दौलत है। अकबर और बीरबल का झगड़ा 2 कबूतरों का। दिल्ली का लाल किला उस दिन कुछ अलग ही रौनक से भरा था। दरबार लगा हुआ था, लेकिन बादशाह अकबर के चेहरे पर गहरी सोच की लकीरें थी। दरबारी आपस में फुसफुसा रहे थे। आज बादशाह किसी नए मुद्दे पर परेशान है। तभी अचानक दरबार के बीच में 2 कबूतर उड़ते हुए आए और शाही तख्त के ऊपर मंडराने लगे। एक कबूतर सफेद था और दूसरा हल्का सा भूरा। दोनों आपस में लगातार फड़फड़ा रहे थे, मानो किसी बड़े विवाद में उलझे हों। पहले तो दरबारी हंस पड़े, लेकिन जैसे ही वे कबूतर अकबर की मूंछों पर बैठने की कोशिश करने लगे, बादशाह भड़क उठे। ये क्या बेहुदा हरकत है? दरबार में भी शांति नहीं। अकबर ने गुस्से में कहा, लेकिन बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से कहा, जहांपनाह, लगता है ये कोई साधारण झगड़ा नहीं। ये दोनों कबूतर कोई संदेश लेकर आए हैं, इन्हें हल्के में मत लीजिए। अकबर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तो ठीक है बीरबल, अब तुम ही इनका झगड़ा सुलझाओ। अगर सुलझा लिया तो इनाम मिलेगा, वरना। पूरा दरबार अचानक खामोश हो गया। सबकी नजरें अब बीरबल और उन 2 कबूतरों पर थी। बीरबल ने तुरंत दरबार के बीच एक सुनहरी पिंजरा मंगवाया और दोनों कबूतर उसमें रख दिए। सफेद कबूतर लगातार फड़फड़ा रहा था, जबकि भूरा कबूतर अपनी गर्दन हिला हिलाकर जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। बीरबल बोले, हुजूर, ये दोनों कबूतर आपस में किसी वस्तु को लेकर झगड़ रहे हैं। इनके पंखों से जो छोटे छोटे तिनके गिरे हैं, वो संकेत है कि मामला घोंसले का है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो तुम कहना चाहते हो कि 2 कबूतरों का घोंसले पर झगड़ा है? अरे, ये तो पक्षियों का मामला है, दरबार का नहीं। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहांपनाह, ये मामला साधारण नहीं, ये हमें इंसानों के झगड़े का भी आईना दिखाता है। आज यदि इन कबूतरों का विवाद निपटाना सीखेंगे, तो कल इंसानों का झगड़ा भी आसानी से सुलझा पाएंगे। अकबर ने हामी भर दी, तो ठीक है, अब देखता हूं तुम्हारी अक्ल का कमाल। बीरबल ने दरबार में मुकदमे का ढांचा तैयार किया। इन दोनों कबूतरों को बोलने का मौका नहीं, लेकिन इनके गवाह होंगे। गवाह होंगे ये तिनके, इनके उड़ान का तरीका और इनकी आदतें। बीरबल ने सेवकों से कहा कि महल की छत और बगीचे में जाकर देखा जाए कि ये कबूतर कहां से आए हैं। थोड़ी देर में खबर आई, हुजूर, दोनों ने महल की छत पर अलग अलग जगहों पर घोंसला बनाया है। सफेद कबूतर ने शाही बाग की बेलों से तिनके लाकर घोंसला बनाया है, जबकि भूरे कबूतर ने अनाज की कोठरी से तिनके और दाने लाकर अपना घोंसला बनाया। बीरबल ने दरबार की ओर मुड़कर कहा, हुजूर, मामला साफ है। झगड़ा इस बात का है कि दोनों एक ही जगह घोंसला बनाना चाहते हैं। दोनों सोचते हैं कि ये जगह सिर्फ उनकी है। दरबारियों को ये सब मजाक लगने लगा। एक दरबारी ने तंज कसा, बीरबल, अब क्या तुम हमें पक्षियों की अदालत में भी खड़ा करोगे? दूसरे ने हंसकर कहा, अरे, क्यों ना हम भी इनके लिए वकील बन जाएं? अकबर ने हंसते हुए कहा, हाँ, ये तो मजेदार होगा। बीरबल, चलो मुकदमा पूरा चलाओ। देखो कि तुम्हारी अक्ल पक्षियों को इंसानों जैसा न्याय दिला सकती है या नहीं। बीरबल ने दोनों कबूतरों के घोंसले से एक एक तिनका उठाया और दरबार के बीच रखा। फिर बोले, अब फैसला यह है कि जिसके पास अपने साथी का साथ है, वही इस जगह का असली हकदार होगा। तभी उन्होंने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। सफेद कबूतर बाहर निकला और अपने घोंसले के तिनकों की ओर बढ़ा। उसी समय भूरे कबूतर की साथी, एक और भूरे पंखों वाली कबूतरी उड़ती हुई आई और अपने जोड़े के पास बैठ गई। दरबार में सब चौंक गए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, देखिए,
सफेद कबूतर अकेला है, जबकि भूरे कबूतर के साथ उसका साथी है। असली घर वही है जहां साथ है। अकेला कबूतर किसी जगह पर दावा नहीं कर सकता। अकबर ने तालियां बजाकर कहा, वाह बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि ताकत अकेलेपन से नहीं बल्कि साथ से मिलती है। लेकिन बीरबल यही नहीं रुके। उन्होंने दरबार की ओर इशारा किया और बोले, जहांपना, ये मामला सिर्फ 2 कबूतरों का नहीं। दरबार में भी कई बार मंत्री और दरबारी अपने अपने पद और जगह को लेकर झगड़ते हैं। कोई सोचता है कि ये जगह सिर्फ उसकी है, पर असली हक उसी का है जो मिलजुल कर सबको साथ रखता है। अकेला व्यक्ति चाहे कितना भी बलवान क्यों न हो, पर बिना साथियों के उसकी जीत अधूरी है। अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने सब दरबारियों की ओर देखा और कहा, आज से कोई भी मंत्री या अधिकारी ये न समझे कि उसका पद केवल उसका है। पद उसी का है जो प्रजा के साथ मिलकर काम करे। अब अकबर ने आदेश दिया कि दोनों कबूतरों के लिए शाही बगीचे में 2 अलग अलग छोटे छोटे घोंसले बनाए जाए और उन्हें दाने भी खिलाए जाए। सफेद कबूतर को भी साथ ही कबूतरी दे दी गई ताकि वो अकेला महसूस न करे। दरबारियों ने तालियां बजाई। अकबर ने बीरबल को सोने की 100 अशरफियां इनाम दी और कहा, बीरबल, तुमने पक्षियों का झगड़ा सुलझाकर हमें इंसानों का सबक दिया है। सचमुच तुम्हारी बुद्धि अनोखी है। मोरल, सीख, 1, सच्ची ताकत साथ में है, अकेलेपन में नहीं। 2, झगड़े चाहे छोटे हो या बड़े, उनमें से सीख हमेशा बड़ी निकलती है। 3, नेता वही सफल होता है जो अपने साथियों और प्रजा को साथ लेकर चलता है। 4, प्रेम और सहयोग ही किसी भी घर, समाज या राज्य की असली नींव है। जब बीरबल ने बकरी को तोला, दिल्ली के लाल किले में उस दिन बादशाह अकबर का मूड कुछ ज्यादा ही हंसमुख था। सुबह से ही दरबार में तरह तरह की बातें हो रही थी। कोई अपनी बहादुरी का किस्सा सुना रहा था, कोई अपनी दौलत का बखान कर रहा था। तभी एक अमीर व्यापारी जिसका नाम गुलाम अली था, दरबार में आया। वो अपने साथ एक सुंदर सफेद बकरी लाया। बकरी चमचमाती हुई साफ सुथरी थी, मानो दूध से नहाई हो। उसकी गर्दन में चांदी की घंटी बंधी थी जो हर कदम पर टुनटुनाती थी। व्यापारी ने अकबर के सामने झुककर कहा, जहांपना, ये कोई साधारण बकरी नहीं है, ये अनोखी बकरी है। इसकी कीमत सोने के बराबर है। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। अकबर ने हैरानी से पूछा, बकरी की कीमत सोने के बराबर? इसमें ऐसा क्या है? व्यापारी बोला, जहांपना, इसकी खाल इतनी कीमती है कि इससे बनी चीजें सालों तक टिकती है। इसके दूध में इतनी ताकत है कि बीमार को भी तंदुरुस्त कर दे। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसका वजन कभी कोई सही से नहीं तोल पाया। जिसने भी इसे तौलने की कोशिश की, या तो बकरी भाग गई या पलड़े टूट गए। अकबर हंस पड़े। तो आज हम भी देखते हैं कि इस बकरी का असली वजन कितना है। बीरबल, तुम्हें यह काम करना होगा। अगर तुम इस बकरी को सही से तोल पाओगे तो तुम्हें इनाम मिलेगा, वरना तुम्हारी अक्ल पर सवाल उठेंगे। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। सबको मजा आने वाला था। बीरबल ने बकरी को पकड़कर तख्त के पास खड़ा किया। उन्होंने दरबारियों को तराजू लाने का आदेश दिया। लेकिन जैसे ही बकरी को पलड़े पर रखा गया, वो उछलकर भाग गई। सिपाही दौड़े, पकड़कर वापस लाए। फिर कोशिश हुई तो बकरी ने जोर से लात मार दी और तराजू पलट गया। दरबार में बैठे मसखरे ठहाका लगाकर बोले, हुजूर, ये बकरी तो मानो दरबारी बन गई है, बैठना ही नहीं चाहती। किसी ने ताना मारा, शायद बीरबल की अक्ल अब काम नहीं कर रही। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, अगर इस बकरी को नहीं तोल पाए तो दरबारियों का मजाक बन जाओगे। बीरबल ने थोड़ा सोचा, फिर मुस्कुराकर बोले, हुजूर, बकरी को सीधे तौलने की जरूरत नहीं, हमें उसके वजन का अंदाजा लगाने का एक और तरीका अपनाना होगा। दरबारी चौंक गए। बकरी को बिना तराजू के कैसे तौलोगे? बीरबल ने कहा, बहुत आसान है।
हमें केवल एक नाव और थोड़ा धैर्य चाहिए। अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि दरबार को यमुना नदी के किनारे ले जाया जाए। नदी किनारे एक नाव मंगवाई गई। बीरबल ने बकरी को नाव पर चढ़ाया। नाव पानी में थोड़ा नीचे डूब गई। बीरबल ने नाव की किनारे पर उस तर पर एक रेखा खींच दी जहां तक पानी पहुंचा था। फिर बकरी को नाव से उतार दिया गया। अब बीरबल ने कहा, अब इस नाव में बारी बारी से पत्थर डालो जब तक पानी उसी खींची गई रेखा तक न पहुंच जाए। सिपाही एक एक करके पत्थर डालते गए। आखिरकार पानी उसी निशान तक पहुंच गया। बीरबल बोले, अब इन पत्थरों को तराजू पर रखकर तौलो। जितना वजन पत्थरों का होगा उतना ही वजन बकरी का है। पूरा दरबार हैरानी से देखने लगा। जब पत्थरों का वजन निकाला गया तो बकरी का असली वजन सबके सामने आ गया। अकबर खुशी से उछल पड़े। वाह बीरबल, ये तो कमाल कर दिया। तुमने बकरी को बिना परेशान किए उसका सही वजन बता दिया। दरबारियों ने तालियां बजाई। व्यापारी भी दंग रह गया। उसने कहा, जहांपनाह, मैं इस बकरी को तोहफे में आपके हवाले करता हूं। बीरबल ने मेरी सबसे बड़ी पहेली सुलझा दी है। मस्खरे ने मजाक किया। हुजूर, अगर अब दरबारियों को तौलना हो तो हमें बहुत बड़ी नाव चाहिए। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए बीरबल से पूछा, लेकिन बीरबल, ये तरकीब तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, अगर किसी चीज को सीधे हासिल करना मुश्किल हो तो रास्ता बदलकर काम करना चाहिए। समस्या चाहे कितनी भी कठिन क्यों न लगे, उसका हल हमेशा किसी न किसी कोने में छुपा होता है। बस हमें दिमाग घुमाना होता है। मोरल, सीख, एक, समस्या का समाधान हमेशा सीधा नहीं होता। कभी कभी रास्ता बदलना पड़ता है। दो, धैर्य और बुद्धि मिलकर सबसे कठिन काम को आसान बना देते हैं। तीन, मजाक उड़ाने वाले लोग हमेशा मिलेंगे, लेकिन असली जीत उसी की होती है जो धैर्य रखकर सोचता है। चार, सच्ची अक्ल वही है जो साधारण चीजों से असाधारण हल निकाल सके। जब बीरबल ने बकरी को तोला, दिल्ली का मौसम उन दिनों बिल्कुल ऐसे था जैसे इमली में चीनी घुली हो। खट्टा मीठा, गर्म धूप के साथ ठंडी हवा की शरारतें। लाल किले के दीवाने खास में आज खासा हुजूम था। शहनाइयां नहीं बज रही थी, पर फुसफुसाहटों की ताल में दरबारी एक अद्भुत तमाशे की उम्मीद बांधे बैठे थे। वजह, शाही दरबार में एक सफेद बकरी हाजिर थी। गर्दन में चांदी की घंटी, पीठ पर रेशमी दुपट्टा और आंखों में ऐसा नखरा जैसे वो खुद किसी सूबे की रानी हो। बकरी के साथ आया था एक अमीर व्यापारी गुलाम अली। दरबार में सजदा करते हुए बोला, जहांपनाह, ये कोई मामूली बकरी नहीं, ये तुला बेगम है। इतनी नाजुक की तराजू इसे तौल नहीं पाते। जो भी तौले या तराजू टूटता है या बकरियां भाग जाती है। इसकी कीमत सोने के बराबर है। आप चाहे तो इसका सौदा मुझसे कीजिए। अकबर की भौहें ऊपर। सोने जितनी कीमत और तराजू भी जवाब दे दे। अजीब बात है। दरबार में हल्की हंसी दौड़ गई। ठीक उसी वक्त मेहताब खां, सेनापति, ने होंठ दबाकर ताना मारा, हुजूर, बीरबल से तौल लीजिए। कहते हैं ये बुद्धि में भारी है, देखे तराजू संभाल पाता है या नहीं। दरबार ठाके से भर गया। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तुम ही देखो, अगर तुमने इस तुला बेगम को सही तौल दिया तो इनाम, न कर सके तो दरबारी तुम्हें 7 दिन तक तुला बाबू कहकर छेड़ेंगे। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बकरी तौलनी है, मजाक नहीं, पर हुक्म आपकी आंखों का, तदबीर मेरा। पहला दाव, तराजू, रस्सी और नखरे। शाही गोदाम से भारी लोहे का तराजू आया। 2 पलड़े, मोटा डंडा, जालीदार जंजीरें। बकरी को पलड़े पर रखना था। 4 सिपाही आगे बढ़े। बकरी ने सींग हिलाए, गर्दन की घंटी टुनटुनाई और देखते देखते उसने ऐसी उछल कूद की कि पलड़ा तिरछा होकर दीवार से टकरा गया। झन
दरबारियों की सांस अटक गई। मस्खरा बोला, मालूम होता है तुला बेगम का जंग ही तराजू तोड़ने को हुआ है। दूसरी कोशिश में पलड़े पर घास डाली गई कि बकरी बैठ जाए। बकरी बैठी भी, मगर बैठते ही घास चबाने लगी और पलड़ा हिचकोले खाने लगा। वजन का माथा पच्ची उल्टी पड़ने लगी। मेहताब खां ने आंख दबाई। बीरबल, आपकी चतुराई को भी हिचकी लग रही है क्या? बीरबल ने कुछ नहीं कहा, बस बकरी की आंखों में झांका। वहां एक अजीब सा डर था। उन्होंने होंठ भींचे, जैसे किसी दूर के सवाल का जवाब याद आ गया हो। दूसरा दाव, बाजार, भीड़ और एक बच्ची। जहां पनाह। बीरबल बोले, दरबार की घबराहट बकरी को भी लगती है। हमें इसे वहां ले जाना होगा जहां ये खुद को सुरक्षित समझे, और तौल ऐसा कि इसके पैरों को बांधना न पड़े। अकबर ने कंधा उचकाया, कहा, यमुना के घाट। बीरबल ने कहा, पानी सच बोलता है। सारा दरबार घाट पर पहुंचा। नदी की लहरें धूप में चांदी के सिक्के सी चमक रही थी। आसपास मेला लगा था। मिट्टी के बर्तनों की दुकानें, रंग बिरंगी पताकाएं, गन्ने का रस, बच्चों की खिलखिलाहट। उसी भीड़ में एक छोटी सी लड़की नूरा अपनी दुबली सी बकरी के साथ बैठी पतली घास चुन रही थी। उसकी बकरी आराम से उसकी गोद में सिर रखे थी। नूरा की नजर शाही जुलूस पर पड़ी। उसने सिर झुकाया, पर उसके चेहरे पर डर नहीं, अपनापन था। बीरबल आगे बढ़े, बिटिया, तुम्हारी बकरी इतनी शांत कैसे रहती है? नूरा हंसी। जो उससे प्यार से बात करता है वो किसी को नहीं डराती। इसे मैं चंद्रा कहकर पुकारती हूं। धूप में भी ये मेरा चांद बन जाती है। बीरबल ने उस जवाब को जेब में रख लिया। फिर नदी किनारे एक मजबूत नाव मंगवाई गई। लोगों की उत्सुकता बढ़ गई। अब क्या खेल दिखेगा? तीसरा दाव, पानी की तराजू। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, तुला बेगम को नाव पर चढ़ाइए। बकरी जैसे ही चढ़ी, नाव पानी में थोड़ा और धंस गई। बीरबल ने कोयले का टुकड़ा लिया और नाव की भीतरी दीवार पर पानी रेखा के बराबर एक निशान खींच दिया। अब बकरी उतरवा ली गई। बीरबल बोले, अब इस नाव में पत्थर डालते जाओ जब तक पानी उसी निशान तक न पहुंच जाए। सिपाही घाट से चिकने पत्थर उठाते, नाव में रखते। पानी धीरे धीरे चढ़ता, सबकी आंखें निशान पर। जब पानी ठीक उसी खिंची रेखा से टकराया, बीरबल ने हाथ उठा दिया। बस पत्थरों को उतारकर एक बड़े तराजू में रखा गया। अलग अलग बाटों से नापा गया। कुल वजन सामने आ गया। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। हुजूर, बकरी का वजन उतना ही है जितना इन पत्थरों का। बकरी को छुए बिन, बांधे बिन, डराए बिन पानी ने तोल दिया। दरबारियों के मुंह खुले के खुले। वाह वाह की आवाज घाट के शोर से ऊंची उठी। अकबर की आंखें चमक उठीं। कमाल। पर यह तो पहला हिस्सा था। अब दूसरा। व्यापारी गुलाम अली ने तत्काल सिंदूरी मुस्कान बिखेरी। जहां पनाह, वजन का खेल बीरबल ने जीत लिया। पर मेरी बकरी की कीमत सोने के बराबर। उसका क्या? इसकी खाल, दूध, नस्ल सब बेमिसाल। वो बोरा खोलकर कुछ दस्तावेज दिखाने लगा। नस्लनामे, हकीमों के प्रमाण, नकली मोहरों से सजे कागज। मेहताब खां ने हवा दी, हुजूर, ऐसा दुर्लभ जानवर आज ही खरीद लीजिए। कल मौका निकल गया तो? दरबारी हम एम करने लगे। अकबर ने भी ठुड्डी सहलाई। बीरबल ने नूरा की तरफ देखा, फिर बकरी की। हुजूर, उन्होंने धीरे से कहा, वजन तो पानी ने बता दिया, पर मूल्य का फैसला जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए। सच का दूसरा तराजू है समय। अकबर ने भौं उठाई। कहना क्या चाहते हो? 3 दिन की मोहलत दीजिए। 3 दिन बाद मैं बताऊंगा कि ये बकरी सोने जितनी कीमती है या सोने के नाम पर बोझ। पहले दिन बीरबल ने बकरी को महल के पीछे वाले शांत बगीचे में रखा। नूरा को भी पास ही बैठा दिया। तुम इसे वैसे ही बुलाओ जैसे अपनी चंद्रा को। नूरा ने धीमे धीमे तुला बेगम से बात की। उसके कान सहलाए, उसे सादा दाना दिया।
बकरी का घबराना घटा, आंखों की घबराहट पिघलकर भरोसा बनी। बीरबल ने दरबारियों से कहा, देखिए, बकरी कोई खिलौना नहीं। जो उसे अपनापन देता है वो उसके दूध, खाल और नस्ल से ज्यादा अमूल्य चीज पाता है, विश्वास। दूसरे दिन बीरबल ने हकीम और दाई बुलाए। दूध दुहा गया, पर दूध में अजीब सी कमी थी। मजबूती वैसी नहीं, स्वाद में हल्की कड़वाहट। हकीम ने नीचे झुकी आंखों से कहा, या तो बकरी को अनियमित दाना मिला है या किसी दवा का असर है। बीरबल ने व्यापारी की ओर देखा। वो घबरा गया। मैं तो दूध की ताकत कागज से नहीं बढ़ती। बीरबल बोले, नस्लनामे की मोहरें दूध में नहीं घुलती। तीसरे दिन बीरबल एक ऊनी धागा और एक पतला चाकू लेकर आए। उन्होंने बकरी के पीठ के रोंों से कुछ बाल लिए, पानी में डुबोया, धूप में देखा। कुछ बाल कमजोर और बिखरने वाले निकले, जो बेमिसाल खाल कहा गया था। उसमें भी मिलावट की कहानी छुपी थी। किसी बीमारी के बाद ठीक हुई खाल की आसमान परते। बीरबल ने चाकू से बकरी के खुर के पास की सूखी परत को हल्का सा छील कर देखा। वहां औषधि का अवशेष मिला, जो अक्सर पशु व्यापारी घबराई बकरियों को शांत दिखाने को देते हैं। अस्थाई असर, स्थायी नुकसान। दरबार में सन्नाटा। व्यापारी के चेहरे का रंग उड़ गया। बीरबल ने घाट पर जुटी भीड़ की तरफ देखा। जनाब गुलाम अली, आपने बकरी की कीमत सोने की बताकर दरबार और बाजार दोनों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। तराजू टूटने का किस्सा ये आपका बनाया नाटक था। बकरी को पहले डराया जाता, फिर पलड़े पर लाते ही वो उछलती, तराजू तिरछा, लोग चिल्लाते, वाह कितनी भारी, और आप कीमत बढ़ाते जाते। गुलाम अली बौखला गया। नहीं, मेरे दस्तावेज, इन दस्तावेजों पर मोहरें नकली हैं। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, और जो असली है वो इस जानवर की थकान। आपने इसके स्वाद, खाल, नस्ल सब पर धोखे का मखमल चढ़ाया ताकि शोर के पीछे सच दब जाए। अकबर की आंखें सख्त हो गई। ऐसे लोगों के लिए हमारी अदालत में जगह नहीं। जिलावतन करो, और जो पशुहाट में इसने लोगों से ठगी की उनसे वसूली करके लौटाओ। सैनिकों ने व्यापारी को पकड़ लिया। भीड़ ने राहत की सांस ली। अकबर ने बीरबल की ओर मुड़कर कहा, तुमने कमाल किया। पानी से वजन बताया, समय से मूल्य और विज्ञान से सच। पर यह बकरी। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, इसे खरीदना नहीं, संभालना चाहिए। इसे नूरा के सुपुर्द कीजिए। जो इसे चंद्रा कहकर लोरी देता है वही इसका असली मालिक है। महल इसे रोजाना दाना देगा, और बकरी का पहला बच्चा शाही गौशाला को दान होगा, ताकि नस्ल सुधरे। नूरा की आंखों में पानी आ गया, खुशी का। उसने बकरी को बाहों में भरा। घंटी टुनटुनाई, जैसे किसी छोटे पर्व का शंखनाद हो गया। अकबर ने खुले दिल से घोषणा की, नूरा को शाही संरक्षण। हर महीने उसके घर दाना जाएगा, और बीरबल को सोने की 100 अशरफिया। मेहताब खां ने मजाक संभाला, हुजूर, अब से तराजू टूटेगा तो हम तुला बेगम नहीं, तुला बाबू को बुलाएंगे, क्योंकि बाबू का दिमाग टूटने नहीं देता। दरबार हंसी से गूंज उठा। 2 हफ्ते बाद शहर में फिर चर्चा थी, पानी से तौल। क्या कमाल! कई व्यापारी अब नाव तरीके से वजन बताने लगे, मगर कुछ चालाकों ने उसमें भी खेल ढूंढा। नाव के नीचे पत्थर बांध देना, या पानी में कोई भारी चीज छुपा देना, ताकि निशान जल्दी मिल जाए। खबर बीरबल तक पहुंची। बीरबल ने चौक पर लोगों को इकट्ठा करके कहा, तरीका नहीं, नियत तराजू है। पानी सच बोलेगा, बशर्ते आप उसे झूठ से गंदा न करें। इसलिए हर घाट पर 2 पहरेदार और एक सार्वजनिक निशान खूंटी लगाई जाए। जो भी नाव से तौले, पहले खूंटी की ऊंचाई से पानी का स्तर मिलाए, फिर तौल शुरू हो। लोगों ने ताली बजाई। शहर में पहली बार जनतराजू नियम बना, जिसे बाद में आसपास के सूबों ने भी अपनाया, और यह बात दूर तक फैल गई कि अकबर के शहर में तौल भी ईमान से होता है
और सौदा भी। उधर नूरा की चंद्रा अब पहले से ताजगी से भरी थी। अच्छा दाना, नियमित देखभाल और सबसे बढ़कर प्यार, दूध में मिठास लौट आई थी। बीरबल एक शाम उसके घर पहुंचे। नूरा ने कटोरी में दूध लाकर कहा, बाबू, आज चंद्रा ने इतना दूध दिया कि पड़ोस की अम्मा को भी दे आई। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, देखा बिटिया, बकरी को भी तराजू से पहले दिल तौलता है। जो दिल हल्का करता है, दूध भारी हो जाता है। दरबार में अकबर ने अंतिम ऐलान किया, आज से शाही खजाने में जितने भी बड़े सौदे होंगे, पहले मूल्य की जांच होगी, फिर कीमत तय होगी, और जो भी किसी जानवर या इंसान के साथ धोखा करेगा, उसे पानी के तराजू के सामने खड़ा किया जाएगा, ताकि उसकी चालों का वजन भी सामने आ जाए। बीरबल ने सिर झुकाया। जहां पनाह तराजू लोहे का हो या पानी का, दोनों तब तक ठीक है जब तक उस पर बैठी आत्मा ईमानदार हो। यही राजधर्म है। अकबर मुस्कुराए, और यही शहंशाही। घंटियां बजी। नूरा की चंद्रा ने बाहर आंगन में मिमियाकर जवाब दिया, मानो कह रही हो, तौलना सीख गए, अब संभालना भी सीखो। मोरल सीख, एक, समस्या का हल तरीका नहीं, नियत तय करती है। पानी की तराजू से वजन मिल सकता है, पर सच तभी मिलेगा जब मन साफ हो। दो, कीमत और मूल्य अलग बातें हैं। कागज की मोहरें कीमत बढ़ा सकती है, पर मूल्य समय, देखभाल और ईमान से बनता है। तीन, डर में किया गया सौदा धोखे को जन्म देता है। प्यार और भरोसा सबसे जिद्दी प्राणी को भी शांत कर देते हैं, चाहे वो बकरी हो या इंसान। चार, नेता वही सफल है जो नियम जनता के लिए सरल बनाता है। जनतराजू जैसे छोटे सुधार बड़े धोखों को रोक देते हैं। पांच, हुनर का असली कमाल यह है कि बिना तोड़े, बिना बांधे, बिना चोट पहुंचाए काम हो जाए। यही बीरबल की बुद्धि की पहचान है।